मेरा नाम ज्योति है। मेरी 14 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जगह जगह उसको लेकर घूमती फिरती थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी ननंद ने तांत्रिक बाबा के बारे में बताया था, जो बहुत फेमस था। मैं अपनी बेटी को बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास लेकर आ गई थी, तो वो कहने लगा, तुम कल शाम को अपना घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैंने उसकी बात मानकर अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा था। शाम के 6 बज चुके थे जब बाबा हमारे घर आया था, और उसने अपने थैले से निकाल कर हमें 2 पुड़िये दी थी और कहने लगा, इसे पानी में मिलाकर पी लो, उसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने खुशी खुशी दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हम बेहोश हो गए थे। जैसे ही हमारी आंखें खुली तो यह देखकर हमारे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई कि हमारी बेटी तो बहुत बुरी हालत में वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि उसके साथ मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर का इलाज किया था, लेकिन जब मेरी शादी का 5वां साल लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। औलाद हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया था। इस सब ने मेरे पति ने मेरा हमेशा साथ दिया था। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मेरे ससुराल में मेरे ससुराल वाले मुझे औलाद ना होने का बहुत ताना दिया करते थे। वो लोग मुझे बांझ समझते थे। मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई थी। मैं तो अब तक हिम्मत हार गई थी और पति से भी कह दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाऊंगी। मगर वे मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे और कहते थे, अगर भगवान हमें औलाद देगी तो दे देगी, ज़रूरी नहीं है कि मेरी दूसरी शादी करने के बाद मुझे औलाद मिल ही जाएगी। अगर उससे भी नहीं हुई तो फिर क्या करूँगा। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर नन्ही सी परी ने जन्म लिया था। मेरे और मेरे पति के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे थे। मैं सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रहती थी, यहाँ तक कि मेरे पति भी बेटी को गोद में लेने के लिए तरस जाते थे। मैं अपनी बेटी को हमेशा एक्सपेंसिव कपड़े पहनाती थी और घर में उसकी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। मेरी बेटी का बचपन बहुत अच्छा गुजर रहा था और फिर वह 4 साल में लग गई थी, मगर अभी तक उसने देखना शुरू नहीं किया था। हम उसके सामने कुछ भी रखते थे, उसे पता ही नहीं चलता था। मैं पिंकी की माँ थी, इसलिए सारी बातें इग्नोर करती थी, मगर पड़ोस की औरतें बार बार मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बेटी 4 साल की हो गई है, अभी तो कुछ देख नहीं सकती। क्योंकि मेरी बेटी के साथ के जितने भी लोगों के बच्चे मोहल्ले में पैदा हुए थे, वो सब कुछ अपनी आंखों से साफ साफ देखते थे। मुझे इन बातों ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, मगर अभी तक किसी के साथ अपना दर्द शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ पर इंसान के अंदर किसी की तरह की कमी होने पर उसका वही नाम पड़ जाता था। यह सोचकर ही मेरा पूरा शरीर कांप जाता था कि लोगों की मेरी बेटी को अंधी कहा करेंगे। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे पति भी ये बात अच्छे से नोटिस करते थे। वे मुझे कहते थे कि क्या बात है ज्योति, तुम बहुत ही परेशान सी क्यों लगती हो। मेरे पति ने जब मुझसे पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, मुकेश, हमारी बेटी 4 साल की हो गई है, मगर अभी तक वह कोई चीज़ देख क्यों नहीं पाती। पड़ोस की औरतें मुझे डराती हैं और अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं कि शायद हमारी बेटी अंधी है। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अभी तो कुछ देख नहीं पाती। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ज्योति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सच में पागल हो गई हो ना? जाने कब से ये बातें अकेली ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे कहा होता तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैं झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ ना, इसका क्या हल निकाला है। राजीव कहने लगे, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम दोनों अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आंखों की रोशनी के लिए शहर के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तुम देख लेना, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और वह भी देखने लगे कि डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं राजीव की बातें सुनकर
खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी दिल में एक बात आ रही थी। कहने लगी, राजीव, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमारी बेटी जन्म से ही अंधी है तो हम क्या करेंगे? राजीव कहने लगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम भगवान की कृपा से उसकी यह शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें बेटी तो दी है। और तुम्हें पता है ये कितने सालों बाद हमें वो औलाद मिली थी, हमारी बेटी के रूप में, जिसे हम के लिए हम तरस रहे थे। अब अगर उसमें कोई कमी है तो यह भी भगवान की कोई मर्जी ही है। और हाँ, हमें हर हाल में अपने भगवान की मर्जी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं अपने पति की बात पर एग्री थी। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया था और कमरे से बाहर निकलकर किचन के कामों में बिजी हो गई। किचन में काम करते टाइम मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जन्म से अंधी हो। सारा दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था। टेंशन की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और रात को ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। मुझे अपनी बेटी की आने वाली ज़िंदगी की हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि अगर वह हमेशा अंधी ही रही तो आने वाले टाइम में उसकी शादी कैसे होगी, कौन अपनाएगा उसे। और भगवान से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरी अपनी आंखों से देखने लगे बेटी मेरी और उसके साथ कोई बड़ी परेशानी ना हो। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर पर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। रो रो कर मेरी आंखें भी सूज चुकी थी। हॉस्पिटल जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के पास ले जाया जा रहा है। फिलहाल सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे पति ने कहा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और पिंकी को भी तैयार कर लो, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। उसे जैसा कहती मैं वैसे ही कर लिया करती थी। भले ही उसे आंखों से नहीं दिखाई देता था, लेकिन वह हर चीज़ को महसूस करके अपने खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। वो मोहल्ले के बाकी बच्चों की तरह जिद भी नहीं किया करती थी। मैंने अपनी बेटी को प्यारी सी फ्रॉक पहना दी, जिसको पहनकर बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं भी तैयार हो गई और बाद में हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की आंखों का पूरा चेकअप कर लिया था। चेकअप करने के बाद वे कहने लगे, आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आपकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाएगी उसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। कुछ बच्चों की आई साइट वीक होती है, इस वजह से वे थोड़ा देर से देख पाते हैं। आप फिक्र मत कीजिएगा, आपकी बेटी की भी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बस आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना है। मैं अभी के लिए थोड़ी सी दवाइयाँ दे रहा हूँ। आपकी बेटी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। आप चाहें तो अपनी बेटी को हमारे आई हॉस्पिटल में भेजकर उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। आप हर हफ्ते अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक पर लेकर आइएगा। आपकी बेटी धीरे धीरे देखने लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत सारा बोझ उतार दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद थी किरण नजर आने लगी थी। इसलिए मैंने अपने पति से कहने लगी, आप हमें शॉपिंग मॉल लेते चलिए, मुझे पिंकी के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। और फिर मेरी बेटी ने जिस जिस कपड़े को कहा मैंने वो कपड़ा दिला दिया। उसने अपने लिए थोड़े से खिलौने भी लिए थे। उसने खिलौने पर खुद अपनी मर्जी से हाथ रखा था और उन्हें पसंद किया था। जब से पिंकी पैदा हुई थी मैंने खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मुझे न पहनने का होश था न ही ओढ़ने का। मैं खुद पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी। मुझे हमेशा अपने पति और बेटी की खुशियों की फिक्र लगी रहती थी। फिलहाल अब मैं खुश रहने लगी थी क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन थोड़ी कम कर दी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया। हमने उस डॉक्टर पर बहुत पैसा खर्च किया। जिस तरह से चेकअप आप करने को वह कहता हम वैसा ही कर लिया करते थे, यही सोचकर कि शायद मेरी बेटी देख सके। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी अब 7 साल की हो चुकी थी और उसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने राजीव से कहा, हम अब उस डॉक्टर के पास अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे। हम अपनी बेटी को किसी और अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि हमने शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हमें कोई दूसरे शहर के डॉक्टर की राय भी देता तो हम अपनी बेटी को वहाँ भी लेकर चले जाते थे। लेकिन हर जगह से हमें सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। उसके बाद हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर को छोड़कर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए। किसी दूसरे बच्चे के
ने भी इसी तरह से देखना शुरू किया था। वह डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुम देखना, तुम्हारी बेटी भी देखने लगेगी। अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दिए गया था। मैं उसी रास्ते की तरफ चलने लगी थी। कई साल हमारे इसी तरह से बर्बाद हो गए थे, और फिर हमने कोई वैद्य तांत्रिक इन लोगों पर भी अपना पैसा बर्बाद करने लगे थे। और ऐसे हम करते करते मेरी बेटी अब 14 साल की हो गई थी, मगर अभी तक उसने कुछ नहीं दिखाई देता था। मेरे पति की जितनी भी सैलरी होती थी वह सारी पिंकी के इलाज पर खर्च कर दिया करते थे, इसलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए भी कोई सेविंग नहीं कर पा रहे थे। मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी, और वह इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं उसे दिल भर के देखने से भी डरती थी कि कहीं उसे मेरी ही नज़र न लग जाए। हमारे आस पड़ोस के लोग भी मेरी बेटी की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे, और सब लोग यही कहा करते थे कि ज्योति की बेटी पिंकी बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये बेचारी देखती भी होती तो इसके घर पर अभी से ही इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। लोगों की ये बातें सुन सुन कर मेरा दिल जलता रहता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी। मैं ओल्ड लगने लगी थी। एक दिन हमारे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हुआ। एक दिन हम अपनी बेटी को लेकर एक वैद्य के पास गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दिया था और कहने लगे कि कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। वैद्य जी ने उनकी फीस दी और वापस आने के लिए खड़े हो गए। वो बाहर निकले तो एक अजीब सा हादसा हो गया था। हमारे सामने ही एक 18 साल का लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा था। एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी। वो जवान लड़का जमीन पर गिर गया था और उसके सर से बुरी तरह से खून बह रहा था। राजी भागकर उस लड़के के पास गए। उन्होंने आसपास के खड़े कई लोगों से मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाला उस लड़के को अस्पताल लेकर जाने के लिए राजी हुआ था। हम उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने अपना इलाज करना शुरू कर दिया था। मैं भी अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि राजीव रात भर उस लड़के के साथ ही अस्पताल में रहे थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस लड़के की हालत काफ़ी सीरियस थी। वो कोमा में चला गया था। उस लड़के के पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे कि उसकी पहचान की जा सके, उसकी फैमिली को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। मैंने उस लड़के के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी। न जाने वह लड़का किस माँ का बेटा था, और उसकी माँ का उसके लिए कितने परेशान हो रही होगी। कुछ दिन मेरे पति इसी तरह अस्पताल जाते रहे, और उस लड़के का इलाज चलते चलते 1 महीना हो गया था। जब वह कुछ रिकवर हुआ तो मेरे पति उसे हमारे घर लेकर आ गए थे। उस लड़के के सर पर पट्टी बंद रही थी। मैंने अपने पति की तरफ घूरते हुए देखा तो वह इस लड़के को गेस्ट रूम में छोड़कर आए थे और कहने लगे, ज्योति, यह लड़का होश में तो आ गया है, लेकिन अपनी याददाश्त तो खो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, और धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो इसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। तब तक मुझे इसे यहाँ लाने के लिए अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ये कहाँ जाता, जबकि अभी तक इसकी कोई फैमिली से भी कोई नहीं आया। किसी ने शायद इसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की है। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र सता रही थी, इसलिए मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर आ गया हूँ। इस लड़के को अपना नाम तक याद नहीं है। इसने अपना नाम विवेक बताया है। मेरे पति बहुत परेशान लग रहे थे, फिर भी मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, राजीव, आपको पता है ना कि हमारी बेटी जवान है। तो वो कहने लगे, अभी लड़का बीमार है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा तब तक इसके लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लूँगा। मैंने सर हिला दिया। मुझे भी उस लड़के की हालत देखकर तरस आ रहा था, इसलिए मैं भी उसका ख्याल रखने लगी थी। वह बहुत प्यारा लड़का था, और मैं उसको देखकर सोचती थी अगर भगवान मुझे एक औलाद और दे देता तो वह बेटा होता तो आज मेरा परिवार पूरा हो जाता। शायद मेरा बेटा इसके ही जैसा होता। मैं जब भी उसकी ओर कोई काम किया करती तो मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोलता था। जहाँ तक मेरी बेटी पिंकी की बात हो तो वह लड़का मेरी बेटी को आंख उठाकर तक नहीं देखता था। मुझे उसकी शराफत ने बहुत इम्प्रेस किया था। इसी तरह 1 महीना गुजर चुका था और लड़का धीरे धीरे चलने भी लगा था। मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मेरी बेटी उस टाइम पर सो रही थी। तो वो लड़का मेरे कमरे में ही आ गया और मुझसे कहने लगा, आंटी, क्या बात है, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, ज़रूर पूछो, क्यों नहीं।
तो वो कहने लगा, आंटी मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि आपकी बेटी देख नहीं सकती है? क्या आपको नहीं लगता? आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, आपको उसकी आंखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए। विवेक की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, बेटा मेरी बेटी अंधी है और वह देख नहीं सकती है। बात सुनकर विवेक की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कहने लगी, वह 4 साल की थी तब से मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। अब वो 14 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उसने सर हिला दिया और कहने लगा, आंटी जब इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवा दिया? अगर आप इसे भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेती तो शायद आपको अभी तक सुकून मिल जाता। मुझे विवेक की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं चिल्लाकर उससे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? पिंकी मेरी इकलौती बेटी है। मैं तो मरते दम तक अपनी बेटी का इलाज करवाती रहूँगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। वो तो मेरी फिर भी बेटी मेरी है, लेकिन हम तो तुम जैसे अनजान का भी इलाज करवा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, तुम अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी है और तुम्हारे साथ बिल्कुल अपने जैसा ही बिहेव करते हैं। तुम तो शायद याद भी नहीं है, हमने देखा है तुम एक तेज़ रफ्तार आती हुई कार से हमारी आंखों के सामने टक्कर मार कर चली गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। और तुम्हारे बचने के भी चांसेस नहीं थे। मेरे पति ने तुम्हारी मदद की, तो क्या हम तुम्हें वहाँ मरा हुआ छोड़कर वापस चले जाते? और अब तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी और तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा। तो क्या तुम्हारा इलाज यही सोचकर बंद कर देते कि भगवान की मर्जी है और तुम्हें अपने घर से निकाल देते? मेरी जवान बेटी में मौजूद होते हुए भी घर में तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी। विवेक की बात तो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी थी, क्योंकि जो विवेक ने मुझसे की थी ऐसे बात आज तक मुझे किसी ने नहीं की थी। और फिर वह अनजान लड़का, जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि वह किस तरह से अपनी बेटी को देख कर तकलीफ़ में रहती हूँ मैं, और वह किस तरह से हालात का मैं सामना कर रही हूँ, मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता है? मैंने इतने गुस्से में हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे ही मैं बोलती चली जा रही थी। विवेक के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो कहने लगा, आंटी मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ और जहाँ तक है मेरी याददाश्त की बात, मैं भी धीरे धीरे वापस ही आ जाएगी। लेकिन तब तक मैं आपके लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से चले ही जाना होगा। मुझे पता है कि आप लोग एक इज्जतदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं और आपकी जवान बेटी भी है। लोगों को इल्ज़ाम लगाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ से चल जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, वरना वो मुझे रोक लेंगे और जाने नहीं देंगे। आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। ज़िंदगी रही तो आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी और आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर विवेक मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में ही बैठी हुई थी कि विवेक ने आखिर मुझसे ऐसा कहा क्यों, कि मुझे मेरी बेटी की मजबूरी भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसने मुझे दिलासा क्यों नहीं दिया और वह क्यों नहीं कहा कि आंटी आपकी बेटी एक न एक दिन ठीक हो जाएगी। और गर्व है कि आप जैसी माँ जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी, आप ऐसी माँ हो जिसने अपनी परवाह नहीं की और अपनी बेटी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मेरी सारी बातें सोचती जा रही थी और रोती चली जा रही थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद सोकर उठ गई थी और वह कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, माँ ऐसा क्यों लग रहा है कि विवेक भैया घर में मौजूद नहीं है? माँ आखिरकार विवेक कहाँ चले गए? अगर वह घर में ही है तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने पिंकी से कहा, बेटा तुम आराम करो, यहीं कहीं होगा। मैंने इस बात पर इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। मेरी बेटी फिर मुझसे बार बार विवेक के बारे में पूछने लगी, तो मैंने उससे कह दिया, बेटा वह अब ठीक हो गया था, इसलिए मैंने उसे घर वापस चला गया है। कि मेरी बेटी एकदम से उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वह मुझसे कहने लगी, माँ विवेक इस तरह से हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था और वह मुझसे मिलकर भी नहीं गया। मेरी बेटी को उसके साथ लगाव सा हो गया था, क्योंकि मेरी बेटी के साथ वह बातें करता था। यह बात कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद जैसे ही मैं कुछ होश में आने लगी थी, मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। न जाने मैंने उस लड़के के साथ इतना बड़ा कैसे कर दिया।
कि वो मेरा ही घर छोड़कर चला गया। अब अगर इस बारे में मेरे पति को पता चला तो वह मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। मैं विवेक के जाने से मेरी बेटी भी उदास हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। शाम को जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो उन्होंने घर आते ही मुझसे सबसे पहले विवेक के बारे में ही पूछना शुरू किया। मैं घबरा गई थी और कहने लगी विवेक की याददाश्त वापस आ गई थी, इसलिए मैं अपनी फैमिली के पास वापस चला गया है। मेरे पति की आंखों में शिकवा साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगे ज्योति, मुझे विवेक से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, कहीं तुमने तो उसे कुछ कह नहीं दिया। मैं घबरा गई और अपनी नज़र चुराने लगी। राजीव कहने लगे ज्योति, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसे लगने लगा था जैसे वो मेरे अपना ही है। चलो अच्छा ही हुआ, ठीक हो गया। वैसे भी बस एक न एक दिन उससे अपनी फैमिली के पास जाना ही था, लेकिन बस मुझे यह शिकायत रहेगी कि आखिरी बार वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। भगवान करे वह जहाँ हो खुश रहे। मैं अपने पति के पास से उठकर किचन में आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। राजीव ने मुझे उसके बाद विवेक के बारे में कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि उनकी एक अच्छी आदत थी कि वह मुझे ज़्यादा शर्मिंदा नहीं किया करते थे। हमेशा मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं विवेक के लिए अंदर ही अंदर से बहुत टेंशन में आ गई थी। विवेक एक बहुत अच्छा लड़का था। उसका बिहेवियर पर बताता था कि वह किसी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से बिलोंग करता हुआ। पिंकी भी विवेक के जाने के बाद बहुत खामोश सी रहने लगी थी और मैं इस हालात को अच्छी तरह से देख सकती थी। फिर से यह नहीं समझ पा रही थी कि इसकी यह हालत किस तरह से हो गई है। अब घर में बहुत ज़्यादा उदासी का माहौल छा गया था। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति की छोटी बहन आई थी। उसकी शादी सूरत में हुई थी, इसलिए वह 2 दिन के लिए हमारे घर पर आई हुई थी। आज उसके जाने का दिन था। शाम के 4 बजे तक वह अपने घर जाने वाली थी। उसने मुझे बताया कि भाभी, आपको पता है हमारे सूरत में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा यहाँ पर आए, आपके शहर में आए हुए हैं। वह यहाँ पर कुछ लोगों की परेशानियाँ का हल करने के लिए आए हुए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। वे लोगों को इतना अच्छा इलाज करते हैं कि वे बेउम्मीद लोग भी उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वे पैसे तो थोड़े ज़्यादा लेते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। वैसे भी आप तो अपनी बेटी के लिए अब तक काफ़ी पैसे खर्च कर चुकी हैं। आपने तो अभी तक पिंकी के लिए कोई इलाज नहीं छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि तांत्रिक बाबा के इलाज से हमारी पिंकी भी देखने लगेगी। मैं अपनी ननद की बात सुनकर खुश हो गई। मुझे उम्मीद की एक किरण सी नज़र आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी सी रोशनी नज़र आने लगी है। मैं कहने लगी, काजल, क्या वह तांत्रिक बाबा इतना अच्छा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और वह अपनी आंखों से देखने लगेगी? वो कहने लगी, भाभी, उस तांत्रिक बाबा के तो हमारे सूरत में बहुत चर्चे हैं। वह यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए ही आया है, इसलिए पहले वह यहाँ से चला जाए, उसका फ़ायदा उठा लो। और ज़रूर हमारी पिंकी उससे ठीक हो जाएगी। आपको पता है मेरी देवरानी के पास भी कोई औलाद नहीं थी। शादी के पूरे 9 साल बाद उनके इलाज तांत्रिक बाबा से करवाया और उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। अपनी ननद की आवाज़ सुनकर मुझे उम्मीद से जागती हुई नज़र आ रही थी। मैंने काजल से उस तांत्रिक बाबा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। शाम के 4 बजे तक मेरी नंद अपने पति के साथ अपने ससुराल सूरत चली गई थी और उनके जाने के बाद मेरे पति ऑफिस से जब घर आए तो मैंने उनको अपनी ननद काजल के बारे में बताया, हुए तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। मैंने अपने पति को बताया कि राजीव, आज काजल बता रही थी कि सूरत से हमारे शहर में एक तांत्रिक बाबा आया हुआ है, उनके इलाज से हर कोई ठीक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, हम अपनी बेटी को भी उसी तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। मुझे उस तांत्रिक बाबा से बहुत उम्मीद लग रही थी। मैं तांत्रिक बाबा को लेकर राजीव का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहने लगी, राजीव, तुम पैसों की परवाह मत करो, मैं अपना जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूँगी। राजीव कहने लगे, ज्योति, आज तक मैंने कभी पैसे की परवाह की है? मैं तो ये सोच कर परेशान हूँ कि हमने अपनी बेटी को जो आज तक कितनी दवाइयाँ खिलाई हैं, कितने जतन किए हैं, लेकिन आज तक किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ है। ये ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी बेटी पर
कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मुझे तो राजीव की बातों में विवेक का चेहरा नज़र आने लगा था। वो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा था जैसे विवेक कर रहा था। मैं गुस्से से उठकर खड़ी हो गई और मैंने राजीव से कहा, मुझे नहीं पता, कुछ भी करके आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और मुझे तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। बस फैसला हो गया, जैसे मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता था कि राजीव कभी भी मेरी बात को नहीं टालते। वो मेरी उम्मीद पर खरे उतरते थे। अगले दिन ऑफिस से जल्दी ही छुट्टी लेकर आ गए थे। हम शाम के 4 बजे के टाइम पर अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चले गए थे। हैरत की बात तो यह है कि आज पिंकी भी हमारे साथ चलने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी, माँ मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। जो कमी मेरे अंदर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, बेटी आज मुझे एक आखिरी मौका और दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूँगी। वो मेरी बात मान गई थी और तांत्रिक बाबा की दुकान तक चले गए थे। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था हमारा नंबर तो बहुत टाइम बाद आने वाला है। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहने लगी, देखा यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है। ये सारे लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आते हैं, इन लोगों को फ़ायदा होता तभी तो यहाँ पर आए हैं। मेरे पति भी गौर से भीड़ को देख रहे थे और उन्होंने सर हिला दिया था। हमारा नंबर आने में भी बहुत देर थी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। 7 बज चुके थे, तब कहीं जाकर हमारा नंबर आया था। हम बाबा के पास पहुँचे तो हमने अपनी बेटी पिंकी को आगे कर दिया और उनको बताया कि मेरी बेटी बचपन से ही अंधी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, वो इस दुनिया को देख सके। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराकर कहने लगे, बहन तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी भी बहुत स्पेशल है। मैं इसका इलाज भी स्पेशल तरीके से ही करना चाहता हूँ। तुम देखना, सारे लोगों का इलाज मैंने यहीं बुला कर किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर आकर करना चाहता हूँ। मुझे अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं तसल्ली के साथ इस लड़की का इलाज कर सकूँ। मेरे पति ने एक पर्ची पर उनको हमारे घर का एड्रेस लिखकर दे दिया था। बाबा मेरी तरफ देख कर कहने लगे, देखना बहन, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी जल्दी वापस आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें सबको मेरे बारे में बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आ सकें और सेहतमंद हो सकें। तुम कल को अपने घर के दरवाजे खुले रखने हैं। तुम्हारे घर मैं पहुंच जाऊंगा। मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मेरे पति मुकेश कुछ उदास से नज़र आ रहे थे। मुझसे कहने लगे, ज्योति मुझे बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो ये शक्ल से कुछ ढोंगी सा लगता है। मैंने उनको डांट दिया और कहने लगी, राजीव आप भी हद करते हैं। आखिर आपने उनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली जो आपको वह अभी से ही ढोंगी नजर आने लगे। आप तो पहले से ही उनको यकीन नहीं कर रहे हैं। अब अगर ऐसा ही रहा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा। राजीव ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, जैसा दिल चाहे वैसा कर लो। मैंने राजीव को सख्ती से मना कर दिया था कि आप आस पड़ोस में भी किसी को इस बारे में मत बताना कि हमारे घर पर तांत्रिक बाबा आने वाले हैं और हमारी बेटी का घर पर आकर इलाज करेंगे। इस तरह से अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग हमारे घर पर ही आ जाएंगे और मेरी बेटी का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। राजीव मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो मेरी बेटी का बहुत जल्दी इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाने वाली है। मैंने अपनी बेटी को तुरंत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम दोनों बाहर घूमने चला करेंगे। मैं खूब सारी शॉपिंग करके आऊँगी, मूवी दिखाऊंगी और पार्क में भी हम घूमने साथ लेकर जाया करूँगी। तो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, माँ मैं भी सब कुछ देखना चाहती हूँ, आखिर ये दुनिया कैसी है। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी थी और कहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी भी चाहती थी वह ठीक हो जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। फिलहाल मैंने अपने पति से कह दिया वो नाश्ते का सामान लेकर आ जाए और मार्केट से खाना भी 1-2 वैरायटी का लेकर आ जाए। मैं चाहती हूँ कि बाबा हमारे घर से ही खाना खाकर जाएं और नाश्ता भी करें। राजीव सामान ले आए थे और हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतज़ार था। मैंने अपने घर के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए थे। ठीक शाम के 6 बजे बाबा और उनके साथ एक आदमी आया था।
शायद वह उनका ही चेला था। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी आप पहले खाना खा लें, उसके बाद चाय नाश्ता कर लेंगे। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नहीं, पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूँगा, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारा पति कहाँ है? उसे भी इस कमरे में बुला लो। मैं राजीव को भी कमरे में लेकर आ गई। उन्होंने पिंकी को अपने सामने बैठा लिया। फिर हम अपने थैले से दो कागज़ की पुड़िया निकाली और फिर मुझसे कहने लगे, आओ जाओ 2 गिलास पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से 2 गिलास पानी लेकर आ गई। पापा ने वो पुड़िया दोनों गिलास में डाल दी और फिर कहने लगे, ये पानी अब तुम दोनों पति पत्नी पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों को फूंक मारनी है। मैंने तो वो पानी एक बार में ही पी लिया था, लेकिन पति को तो एक घूंट पीते ही फंदा लग गया था। वो कहने लगे, इसका टेस्ट मुझे बहुत ख़राब लगा। बाबा जी कहने लगे, ये क्या बात हो गई? मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने यहाँ आया हूँ और तुम इसको पीने में नखरे दिखा रहे हो। मैंने राजीव को आंखें दिखाई तो कहने लगे, जल्दी से पी लो। वो बेचारे मजबूर हो गए और गिलास को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे सर अचानक से भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी और मैंने पलट कर अपने पति की तरफ देखा तो उनको भी चक्कर आ रहे थे। उनका भी सर भारी होने लगा था, लेकिन वह बाबा हमें देखकर हंस रहा था। बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोच लिया था और उसको पकड़कर खड़ा हो गया था। उसने अपनी तरफ खींचते की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी मम्मी पापा बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसे भगाने की भी कोशिश की, मगर बाबा के चेले ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बंद होती हुई आंखों से मुझे तांत्रिक बाबा के रूप में एक मेहमान नजर आ रहा था। फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मगर मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी की चीखने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। न जाने कितने टाइम तक मैं और मेरे पति बेहोश रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं घबरा कर उठ बैठी और चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस होती हुई चलकर मेरे करीब आई तो मैंने उसको गले लगा लिया। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। बेटी की हालत देखकर तो मेरा शरीर बुरी तरह से कांप उठा था। डर की वजह से मेरी बेटी तो कुछ नहीं बोल पा रही थी, वह बस रोए जा रही थी। मेरी बेटी के कपड़े भी फटे हुए थे और वह बहुत रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने जल्दी से राजीव को उठाया और इधर उधर तांत्रिक बाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब तक मैं कमरे से निकल कर बाहर आई तो देखा कि हॉल में ही बाबा और उसका चेला कुर्सी से बंधे पड़े थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है बेटी? राजीव भी होश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के अंदर पुलिस भी आ गई थी। काफ़ी सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आ चुके थे। उन्होंने बाबा को हमारे और उसके चेले को अरेस्ट कर लिया था और अपने साथ लेकर चले गए थे। उसके पीछे विवेक भी खड़ा हुआ था। मैं विवेक की तरफ देखकर पूरी तरह से डर कर रह गई थी। मैं कहने लगी, विवेक तुम यहाँ कैसे आ गए? ये क्या हुआ था? ये कहने लगा, आंटी जब आपके कल घर में आया था तो आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते करते इस तांत्रिक बाबा की दुकान तक चला गया था। वहाँ पर बाबा बाहर वहाँ पर मैं बाहर खड़ा हुआ था, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। आप लोगों की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी अचानक मेरे घर से कॉल आ गई थी, इसलिए मैं अपने घर वापस लौट गया था। हाँ, पर मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। आप लोगों के घर तांत्रिक बाबा कल आएगा और फिंकी का इलाज करेगा। मैं अपने घर वापस चला गया था और मुझे आपके लोगों की अच्छाई ने बहुत इम्प्रेस किया था। मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस आऊँगा, क्योंकि यह तांत्रिक बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं था। एक ढोंगी बाबा था जो लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज्जत खराब करता था। एक दिन मुझे पता चला था कि वह झूठ तांत्रिक बाबा को सूरज से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। इसलिए मैंने प्लानिंग की थी कि अगर वह बाबा आपके घर पर कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं फ़ौरन इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसलिए मैं दीवार से कूद कर आपके घर के अंदर आ गया था और ये बाबा आप लोगों के साथ जो भी कर रहा था मैं वह सब देख रहा था। जब इस बाबा ने आप लोगों को बेहोश कर दिया था तभी पुलिस को कॉल कर चुका था।
आपके बेहोश हो जाने के बाद यह दोनों पिंकी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ये तांत्रिक बाबा और इसके चेलों को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया था। भगवान ने हमारी पिंकी को बचा लिया और मैं पिंकी को समझा रहा था कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका भाई अब आ गया है। मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग होश में नहीं आ सके। जब काफ़ी देर के बाद आप लोग होश में आए तो पुलिस भी आ गई थी, उन दोनों को पकड़ कर ले गई है। मैं विवेक की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, विवेक मुझे माफ़ कर दो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज हमारी इज्जत को बचा लिया है और मेरी बेटी की जान भी बच गई है। विवेक कहने लगा, आंटी आपको उस दिन भी मेरी बात बहुत बुरी लग रही थी, मगर सच तो यही है कि भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही पिंकी की आंखों की रोशनी नहीं दी है। आप भगवान की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लीजिए। उसकी मर्जी के आगे आपको हथियार डाल देने चाहिए। आपको हर किसी ने लूटा है, मगर क्या फ़ायदा हुआ है? अभी तक पिंकी देखने तो नहीं लगी ना? मैं रोते विवेक से कहने लगी, तुम्हारी जैसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। बस लोग मुझे डॉक्टर बाबा या फिर वैद्य की सजेशन दिया करते थे और मैं लोगों की बातों में आती रहती थी। जैसा कहते मैं वैसा ही कर लिया करती थी, क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूँ ना। एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि भगवान की मर्जी में ही हमें भी राजी रहना चाहिए। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं विवेक के सामने हाथ जोड़ कर लिए थे। उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरी माँ है ना। मैंने भगवान से भी माफ़ी मांग ली थी। मेरे पति भी विवेक से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। फिर विवेक ने मैं अपने बारे में बताया कि किस तरह से उनकी याददाश्त वापस आ गई थी। उसने बताया, जब मैं हमारे घर से चला गया था तो उसको रास्ते में उसके दादा और पिता मिल गए थे, जो कि उसकी हाथ तलाश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वो अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए थे और विवेक को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए थे। जब वे लोग विवेक को अपने घर ले गए तो वहाँ रहते हुए धीरे धीरे विवेक को सबको पहचानने लगा था और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। अब वह बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लेकिन याददाश्त वापस आने में अभी नहीं, हमें नहीं भूला था। हम उसे उसी तरह से याद थे जिस तरह हमने उसे जिसकी जान बचाई थी और उसे अपने घर में जगह दी थी। विवेक ने हमें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी और पढ़ी लिखी थी। वो बहुत अमीर लोग थे। विवेक ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे पति तो विवेक को अपना बेटा पहले ही मानते थे। मेरी ज़िंदगी में शायद अभी तक एक बेटे की कमी थी, जो विवेक के आ जाने से पूरी हो गई थी। विवेक और हमारी फैमिली के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से ही रहते। मेरी बेटी भी विवेक के साथ हमेशा बहन की तरह बिहेव करती थी और अब देखते ही देखते मेरी बेटी 19 साल की हो गई थी। विवेक की चाची को हमारी बेटी पिंकी बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेज दिया था। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस लड़के के लिए मेरी बेटी का रिश्ता आया था वह लड़का बोल नहीं सकता था। दोनों में ही एक ना एक कमी थी, इसलिए वह दोनों एक दूसरे की कदर करने लगे। मैंने अपनी बेटी की शादी विवेक के चाचा के बेटे के साथ कर दी थी। मेरी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वहाँ पर उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। शायद मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा था। उस लड़के में भी एक कमी थी और मेरी बेटी में भी एक कमी थी, जिस वजह से उन दोनों का नसीब एक साथ जुड़ा हुआ था और इसलिए वह दोनों कभी एक दूसरे को किसी बात पर कम नहीं समझा कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी बात का शिकार थे। फिलहाल दोनों बच्चों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और जिस दिन से मेरी बेटी की शादी हुई है मैं अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गई हूँ।